दोस्तों जय हिंद। और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और जैसा कि आज का जो क्लासेस है आप देख रहे हो कि ये क्लासेस क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, हम लोग उसका बात करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कितने शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है हम लोग कर सकते हैं, यानी कि जो अति लघु प्रश्न के जो उत्तर है हम लोग उसको कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने और एक जो है वो भाग लिया था, वो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। आज ये हमारा सेकंड भाग है। तो पहले भाग में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस जो फर्स्ट चैप्टर से बन सकते हैं हम लोगों ने वो कवर किया था। तो आज का जो सेशन है हम लोग इस पे सीधा बात करेंगे, जितने भी शॉर्ट टाइप के हम लोग क्वेश्चंस कितने हम लोग कर सकते हैं हम लोग इस पे डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रीतम आर्ट्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कर दे। और जो शेयर का ऑप्शन होगा उससे आप अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपको अगर फायदा मिल रहा है तो आप भी चाहोगे कि आपके दोस्त को भी फायदा मिले। और आप के जो दोस्त हैं उनको भी आप मोटिवेट करो कि प्रीतम आर्ट्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी मैं यहाँ से क्लासेस दे रहा हूँ वो एक नंबर की क्लासेस चल रही है और ऐसा क्लासेस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं वीडियो को शुरू करूँ तो टोटल मैंने इस पे 10 क्वेश्चन बनाए हैं। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन का बात करूँ कि सर पहला क्वेश्चन क्या है, तो अगर अगर आप देखोगे, अगर मैं पहला क्वेश्चन का बात करता हूँ तो पहला क्वेश्चन है क्या। तो पहला क्वेश्चन अगर का मैं बात करूँ, पहले मैं सेटिंग कर लेता हूँ सही से। आप तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि भारत में, क्वेश्चन क्या है कि भारत में कौन सी मृदा सबसे अधिक पाई जाती है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है। और आप देख सकते हो कि आंसर आपका क्या है, जलोढ़ मृदा। क्या है, जलोढ़ मृदा जो है वो भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि आप जानते हो, अगर मैं एक मोटा मोटी अगर मैं भारत ऐसा करके अगर बनाता हूँ, ठीक है, ऐसा करके अगर मैं बनाता हूँ, तो ये जो दक्षिण वाला पार्ट, ये जो उत्तर वाला जो पार्ट है, इस उत्तर वाले भाग पे भारत का जो उत्तर का जो मैदान होता है वो सबसे बड़ा विस्तृत भाग है। और उस भाग में आपको जितनी भी मृदाएं देखने को मिलती हैं, ये ज्यादातर कैसी मृदाएं देखने को मिलती है, जलोढ़ मृदा। क्यों, क्योंकि भारत से बहुत सारी नदियां जो बह के वो समुद्र के किनारे गई हैं, बहुत से हिम नदियां जो हिमालय से बह के यहाँ आई है। तो इससे जलोढ़ मृदा का काफी मात्रा में हमारे देश में विस्तार है। और मैं बात करूं कि सर जलोढ़ मृदा कैसे बनता है, तो आप देख सकते हो कि जलोढ़ मृदा का निर्माण जो नदी होता है, और नदियों के द्वारा जितने भी तरह के अवसाद, यानी कि जितने तरह के मिट्टी, चट्टान, बालू, पत्थर, ईंट के जो टुकड़े होते हैं वो बहा कर ले लाया जाता है। और उन्हीं के थ्रू से क्या होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और मैंने बताया था कि जो जलोढ़ मृदा होता है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का। अगर मैं दो तरह का बात करूं तो पहला होता है बांगर, और दूसरा क्या होता है, खादर। पहला क्या होता है, बांगर, और दूसरा क्या होता है, खादर। तो दो तरह की जो मिट्टियां होती हैं हमारे भारत में पाई जाती, जलोढ़ मिट्टी की दो तरह की प्रकार पाई जाती है, एक बांगर और दूसरा खादर। अगर मैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन का बात करूं तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में और मलवा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आपको पता होगा कि अगर मैं महाराष्ट्र, मलवा और सौराष्ट्र की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको काली मिट्टी, क्या, कौन सी मिट्टी, आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगा। यानी कि इन क्षेत्रों में ज्यादातर आपको काली मिट्टी पाई जाती है। क्या, कौन सा मिट्टी पाई जाता है, काली मिट्टी पाई जाती है। बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि सर काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो इसकी जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के थ्रू से, यानी कि ज्वालामुखी की जो मेघमाएं होती हैं, जो उसकी जो गर्म लावा होती हैं, उनके थ्रू से होता है। साथ में जो अग्नेय सेल होती हैं, जो हमारी अग्नेय सेल होती हैं, उनके द्वारा, अग्नि माने क्या, देखो अग्नि, तो जो अग्नि अग्नि टाइप के, यानी कि आग के टाइप के जो जितने भी सेलें होती हैं, उनके थ्रू से काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्योंकि आपको देखोगे काली मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला। और किसी मिट्टी का रंग काला कब होगा, जब वो जल जाती है। और आपको पता है कि ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, जब विस्फोट होता है, तो उससे जितनी भी तरह के मेघमाएं निकलती है वो जली हुई सेल, जो अंदर में जो चट्टानी होती है वो जली हुई होती है, और उनका जो प्रभाव होता है उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मलवा में, यहाँ तक गुजरात में भी सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। अब जो तीसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का बात करता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी सम्मेलन। किसका मैं बात कर रहा हूँ, पृथ्वी सम्मेलन। और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो आपको ये डेट याद रखना है कि जो पृथ्वी सम्मेलन है वो 1992 में, कब, 1992 में हुआ था। अगर मैं बात करूं कि ये पृथ्वी सम्मेलन क्या है या फिर इसका उद्देश्य क्या है, तो आप देख सकते हो पृथ्वी सम्मेलन का मैं अगर उद्देश्य का बात करूं तो इसका सीधा सा उद्देश्य है कि जो पर्यावरण का संरक्षण करना है और समाज में आर्थिक विकास की जो समस्या है उसका हमको क्या क्या ढूंढना है, हल ढूंढना है। बात करें,
इसका उद्देश्य क्या था कि पर्यावरण का रक्षा करना है, संरक्षण करना है, कि पर्यावरण की जो मैं बोल सकता हूँ कि जो पर्यावरण कट जा रही है या पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है उसको बचाना है, वन उन्मूलन को बचाना है। साथ में समाज समाज का आर्थिक विकास की जो समस्या है उसका हल ढूंढने का काम किया गया था, उसके बारे में सोचा गया था। कब? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। और ये जो सम्मेलन था वो ब्राजील में हुआ था। इसी को रियो डी जेनरेटो के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें टोटल 100 सदस्य देश है जो वो भाग लिए थे। बात क्लियर है? अगर मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का बात करूं तो आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते, जो चौथा नंबर क्वेश्चन का बात करूं तो चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि जो विभिन्न प्रकार की जितने भी मृदाएं आप देखते हो, जितने भी टाइप की आप मृदाएं देख पाते हो, क्वेश्चन क्या है कि जितने भी तरह के आप मृदाएं देखते हो, ठीक है, विभिन्न प्रकार की मृदाओं की जो निर्माण की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में क्या क्या जो कारक है, का यहाँ पे मैंने कारण लिख दिया है, क्या क्या जो कारक है वो भाग लेता है और उससे जो है मृदा का निर्माण होता है। तो इसमें टोटल 6 तरह की, कितने 6 तरह की आपके बुक में वो दिया हुआ है कि 6 तरह की जो कारक है वो भाग लेती हैं। तो ऐसे तो मुख्यतः 2 कारक भाग लेती है, एक मानवीय कारक और एक प्राकृतिक कारक। तो मैं यहाँ पे जितने भी कारक की मैं बात कर रहा हूँ वो सारे कारक क्या है, वो सारे कारक क्या है, वो सारे भौतिक कारक का मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं भौतिक कारक का बात करूँ तो आप देख सकते हो पहला जो कारक है, क्या मैं बात कर रहा हूँ, जो पहला जो कारक है किसका मैं बात कर रहा हूँ, पहला कारक आप देख सकते हो क्या, उच्चावच। दूसरा कारक क्या है, जनकशील। तीसरा कारक है जलवायु। चौथा है वनस्पति। पांचवा है ह्यूमस और छठा क्या है, समय। यानी कि ये जो टोटल 6 जो कारक है इनसे ही मिट्टी का निर्माण होता है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। पहले अगर मैं बात करूं उच्चावच का, मैं किसका बात करूं, उच्चावच का, तो मान लो ये हमारा पहाड़ है, तो इसकी जो ऊंचाई नीचाई होती है, ये जो है ये इसका उच्चावच है, और ये जमीन वाला जो पार्ट है वो इसका क्या, नीचावच है। तो ऊपर से अगर कोई नदी बह रही है तो ये अपने साथ क्या, पहाड़ की जितनी भी ऊपरी जो परत है उसको बहा के ले आएगी, तो उससे भी मिट्टी का निर्माण होगा। तो उच्चावच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्या होता है, जनकसेल। दूसरा क्या है, जनकसेल। क्या है, जनकसेल। तो जो जितने भी तरह के जनकसेल होते हैं जैसे कि मिट्टी, बालू, पत्थर, कंकड़, तो वो भी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जलवायु, यानी कि कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी आप देखोगे ठंडा पड़ रहा है, कभी गर्मी हो रहा है, तो उससे भी ये प्रभावित होती है मिट्टी, और ये हमें मिट्टी प्रदान करती है। वनस्पति, जैसे कि मान लो कि बहुत मात्रा में आपके पास एक जंगल है, जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद क्या होता है कि उससे मिट्टी का निर्माण होता है, और ये मिट्टी का निर्माण कौन करवाता है, ह्यूमस, जो कीड़े होते हैं उसको खाते हैं, पचाते हैं, और फिर मिट्टी का निर्माण होता है। आप दीमक देखे होगे, दीमक क्या करता है, मिट्टी वो उसको खाता है और फिर वो मिट्टी से उसका क्या करता है, मिट्टी का घर बनाता है, तो उससे भी बनता है। फिर जो टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना टाइम का तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये जो 6 टाइप होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये जो सारा चीजें हैं मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाई है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। अगर आप देखोगे 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 5वां नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में जो विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है, जो मृदा पाई जाती है, उनका प्रकार क्या क्या है, कौन कौन सी जो मिट्टी है वो पाई जाती है। तो अगर आप देखोगे तो टोटली भारत भारत में 6 तरह की मिट्टी, कितने तरह की, 6 तरह की मिट्टी पाई जाती है। अगर मैं बात करूं कि वो 6 तरह की मिट्टी क्या क्या है, तो देख सकते हो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और वन मृदी मृदी मिट्टी। ये जो 6 तरह की जो मिट्टी है वो भारत में पाई जाती है। क्या क्या, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और वन क्षेत्र की मिट्टी, ये 6 तरह की मिट्टी पाई जाती है। बात क्लियर है? अगर मैं छठा नंबर क्वेश्चन का बात करूं तो आप देख सकते हो जो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि वन मृदा की जो 2 विशेषताएं बतानी है। जो हमारी वन मृदा होती है, यानी कि जो वन क्षेत्र की जो मृदा है उस क्षेत्र की मृदा की 2 विशेषताएं आपको बतानी है कि क्या क्या है। तो आप देखोगे वन क्षेत्र की जो जो मृदा होती है, तो ये जो जो वन क्षेत्र की जो मृदा होती है ज़्यादातर ये नदी घाटी में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा जगह जो आपको, ऐसे मान लो ये पहाड़ है, यहाँ से ये जो क्षेत्र में ये नदी बह रहा होगा मान लीजिए, तो पहाड़ में तो आपको पता है कि पेड़ होते ही, पहाड़ में तो आपको पेड़ देखने को मिलेगा ही। तो ये वाला जो मैं जो फिगर बना रहा हूँ, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि पहाड़ से जो नदियाँ बह रही हैं तो उसके आसपास आपको तो वन देखने को मिलेगा, नदी के आसपास तो आपको वन देखने को मिलता है। तो नदी घाटी जो होता है या जो वन क्षेत्र की जो मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है, तो नदी घाटी में ये जो मिट्टी होती है दोमट मिट्टी होती है। क्या मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है। इसमें आपको सिल्ट मिलेगा, और साथ साथ में सिल्ट यानी कि आप देखोगे तो इसमें आप बालू की जो मात्रा होती है, जिसका हम लोग घर में लाके सीमेंटेड करते हैं, ढलाई करते हैं, वो जो मिट्टी भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि एक नदी यहाँ से बही है, तो यहाँ जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट की जहाँ पे से नदी बही है, वहां से क्या होता है, वहाँ
जो कण होते हैं, जो सिल्ट की जो कण होते हैं या जो पत्थर के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे होते जाते हैं, जैसे जैसे ये नीचे होते जाते हैं, तो ये जो कण होते हैं क्या क्या धीरे धीरे क्या होते हैं, ये धीरे धीरे क्या होते हैं कि ये पतले होते जाते हैं। तो मैंने लिखा है कि ऊपर के ढलान पर इनके जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं, धीरे धीरे नीचे हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि वन क्षेत्र की मृदा का बात करूं, किधर हिमालय वाला जो भाग है, किधर का मैं बात कर रहा हूँ, जो हिमालय वाला भाग है, मैं अगर उधर का बात करूं, ओनली फॉर हिमालय वाले क्षेत्र का बात करूं, तो उस वाले क्षेत्र में आपको ह्यूमस नहीं देखने को मिलेगा। क्या नहीं देखने को मिलेगा? ह्यूमस नहीं देखने को मिलेगा। रीजन क्या है कि वहां पे आपको अत्यधिक ठंड देखने को मिलता है, और जो ह्यूमस होता है वो ठंड में मर जाते हैं। तो इसी कारण जो ह्यूमस होता है वो हिमालय वाली क्षेत्र की जो वन वाली मृदा होती है उसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि हिमालय के ही क्षेत्रों में यह ह्यूमस रहित होता है तथा अति सीलक होता है, यानी कि ज्यादा यह ठंडा होता है, जिसके कारण आपको ह्यूमस देखने को नहीं मिलेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है, और 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है मैं उस पर बात करूंगा। तो आप 7वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि एजेंडा 21, क्वेश्चन क्या है, एजेंडा 21 क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 यानी क्या था, समझिए मेरा बात। एजेंडा 21 का अर्थ होता है कि ये एक सूची है। मैंने क्या लिखा है कि ये एक सूची है। अब ये कैसी सूची थी भाई, तो ये हमारी जो एक देश दूसरे देश से जो पारस्परिक संबंध है, जो गरीबी है, या जितने भी तरह के रोग होते हैं, या पर्यावरण की जो क्षति होती है, तो उसको रोकने के लिए एक सूची बनाई गई थी, एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया था कि क्या क्या हमें करना है, जिससे हम लोग क्या हो सकता है कि हम लोग की जो स्थिति है, या हमारे देश की जो स्थिति, हमारे आसपास की जो देश की स्थिति है, उसके पर्यावरण में क्या सुधार हो सकता है। तो ये क्या था, यह एक सूची है। क्या मैंने लिखा कि ये एक कार्य सूची है, यानी कि एक काम वाली सूची है, जिसका उद्देश्य क्या था कि लोगों की समान हित तथा पारस्परिक आवश्यकता, जो भी हमारे 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 देश के आसपास के लोगों को पारस्परिक आवश्यकता है, साथ में जो भी हो सके, जो भी पारस्परिक आवश्यकता है, उनको सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार कि लोगों को क्या जिम्मेदारी दिया जाए कि वो अपनी जो हित है उसकी रक्षा कर सकता है। साथ में जो एक देश दूसरा जो विश्व है उसको किस तरह से सहयोग करके जो पर्यावरण की जो क्षति है, जो गरीबी है और जो रोग है, उसको हम लोग कैसे निपटा सकते हैं। इन सारे बातों पे बात हुआ था किस पे, एजेंडा 21 पे। तो मैंने क्या लिखा है, यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति एवं गरीबी और रोगों को निपटाने का है। ठीक है, ये जो हो है ये नहीं होगा, आप लोग इसको काट देना। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा एक टाइपिंग जो है वो मिसप्रिंट हो गया था, तो इसको आप काट देना। तो अब इसको कैसे पढ़ना है कि यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा, यानी कि एक देश दूसरे देश का सहयोग करेंगे, उसके द्वारा क्या करना है, पर्यावरण की क्षति को रोकना है, गरीबी को हटाना है, और जितने भी रोग होते हैं और जितने भी रोग हमारे देश में आ रहे हैं उनसे क्या करना है, एक दूसरे को निपटना है। बात क्लियर है। अगर मैं 8वां नंबर क्वेश्चन का बात करूं, तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जो सोपान कृषि क्या है। क्वेश्चन क्या है कि सोपान खेती क्या है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, सोपान खेती क्या है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि सोपान कृषि क्या है, तो सोपान कृषि का मतलब समझिए, इसको हम लोग सीढ़ीदार खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये एक सीढ़ीदार खेती है, इसी को सोपान खेती को सीढ़ीदार खेती कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होती है, जैसे कि मान लो कि ये हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, अगर यहाँ से अगर बारिश हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की जो धारा होगी, जो पहाड़ के से नीचे से आने वाली जो धारा होगी वो बहुत तेज बहेगी। तो जिससे क्या होता है कि सबसे बड़ी जो यहाँ पे दिक्कतें पैदा होती हैं कि जो पहाड़ की जो मिट्टी होती है वो तेज मात्रा पे नीचे ढहने लगती है, जिससे वहाँ पे भूमि निम्नीकरण का प्रभाव हो जाता है। तो अगर पहाड़ वाले क्षेत्रों पे जहाँ पे पहाड़ है, जहाँ पे भी आपको पहाड़ देखने को मिल रहा है, इस वाले रीजन पे अगर हम लोग इस टाइप का खेती कर देते, मान लीजिए इस टाइप का खेती कर देते, तो इससे क्या बेनिफिट होती है। इससे एक बेनिफिट होती है कि मान लीजिए कि पानी यहाँ से यहाँ आया, तो कुछ देर के लिए वो एक समतल एरिया को छुआ और फिर यहाँ गिरा, तो इससे क्या होगा, जो पानी की जो बहाव है वो क्या होता है, धीमा हो जाता है, जिससे मिट्टी का जो निम्नीकरण है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कम होने के कारण यहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि सीढ़ीदार खेती को ही सोपान खेती कहा जाता है। इसका उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में खेती के लिए की जाती है, जिससे पानी का बहाव को धीमा किया जा सके, और साथ में जो मिट्टी है,
जो मिट्टी है उसकी निम्नीकरण नहीं हो सके तो इसके लिए सोपन खेती की जाती है। अगर मैं बात करूं सोपन खेती की या तो फिर मैं बात करूं सीढ़ीदार खेती की कि आखिर भाई सीढ़ीदार खेती कहाँ कहाँ होता है, तो क्वेश्चन मैंने बनाया है कि सीढ़ीदार खेती भारत में किन किन स्थानों पे की जाती है। तो आप देखोगे कि मैंने क्या बोला कि सोपान जो खेती होता है, जो सीढ़ीदार खेती होता है, पर्वत वाले रीजन पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पे मैंने क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में किस स्थान पे सीढ़ीदार खेती होता है, मैंने उसमें उत्तराखंड रखा था। ये आपको पता है और आपने शायद गलत किया होगा वो चीज़। तो अगर मैं बात करूं तो पहला आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, नागालैंड में और मिजोरम में। तो ये जो 7 राज्य हैं भारत के, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको सोपन खेती यानी कि सीढ़ीदार जो खेती है वो आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। तो इन सारे जगहों पे क्या होता है, सोपन खेती होती है। और आपके पास ये ऑप्शंस पे या 1 नंबर का क्वेश्चन पे आएगा, उसमें आप लिख सकते हो। बात क्लियर है? तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कुछ ऐसे मानवीय क्रिया जिसके द्वारा भूमि निम्नीकरण होता है, यानी कि भूमि की जो उर्वरकता शक्ति होती है वो घट जाती है। तो आज का जो क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि हमको उन सारे क्रियाओं के बारे में बताना है जिससे भूमि की जो उर्वरकता शक्ति है वो घट जाती है। तो पहला जो क्या होता है, अति पशुचरण, यानी कि लोग क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में एक ही स्थान पे क्या करते हैं, पशुओं को चरा देते हैं। जो भैंस, बकरी, गाय होती है उनको चरा देता है, तो जिससे भूमि निम्नीकरण की समस्या आती है। दूसरा, पेड़ पौधों को ज्यादा मात्रा में काटने लगते हैं, उससे भी। और तीसरा, जो खनन का प्रोसेस होता है, ये तो होता है, इन सब से क्या होता है, भूमि की जो उर्वरकता शक्ति है वो घट जाती है। तो जितने भी लोग ये सारे काम करते हैं, मैं बोलूंगा कि थोड़ा ध्यान रख के करें, क्योंकि जो उर्वरकता शक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम लोग आगे जीवन यापन कर सकते हैं, कृषि उत्पादन कर सकते हैं। बात करें तो टोटल 10 क्वेश्चन मैंने किया था। वो 10 आपने टोटल 10 क्वेश्चन का आपने देख देख चुका है कि क्या क्या आंसर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो था, आपको ये देखना है, अंत तक देखना है, साथ में वीडियो को शेयर भी करना है। क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी पूरे तरह से, पूरे दिल के साथ आप वीडियो को शेयर करो, ठीक है। साथ में मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले आप प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब करें, जो बेल का आइकन आता है उसको भी टच करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि सर वहाँ पे प्रीतम आर्ट्स अकादमी में सही ढंग से अच्छी चीज़ों से पढ़ाई होती है। मैं एक हाई लेवल की मैं आप लोग को तैयारी करवा दूंगा, कोई टेंशन ना ले आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप लोग जान लो कि क्वेश्चन आंसर सब कराते हैं। आप यूट्यूब के जितने भी चैनल होंगे सब जगह चले जाओगे, आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ में सारा कुछ करवा सकता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आपके चैप्टर में बन सकते हैं, मैं सारा कुछ आपको डिस्कशन करवा रहा हूँ। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी काम बनता है कि आप अपने लिए मेहनत करो, अपने परिवार के लिए मेहनत करो, ताकि आप सक्सेस कर सकते हो सर, ठीक है। क्योंकि एक चीज जान लो कि केवल क्वेश्चन आंसर को याद करने से, रट्टा मारने से लोग पास हो सकते हैं, एग्जाम पास कर सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टॉप करना है, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, आपको अच्छा ग्रेड हासिल करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ, फुल थ्योरी के साथ आपको पढ़ाई करना होगा। जो लोग थ्योरी पढ़ते हैं वही लोग टॉप करते हैं, आपको चीज़ पता होगा। तो मैंने थ्योरी पढ़ाई है, आपको प्लेलिस्ट पे जाके देख लेनी है और आपके दोस्त को शेयर करना है। और लास्ट में बताऊंगा कि जो लोग प्रीतम आर्ट्स अकादमी पे नए हैं, जो लोग चैनल को नए दिख रहे हैं, सबसे पहले तो प्रीतम आर्ट्स अकादमी के बगल में एक घंटे का बटन है, उसको सब्सक्राइब का बटन है, टच करें। फिर एक घंटा का बटन आता है, उसको भी टच करें और वीडियो को शेयर करें। क्योंकि मैं अगर आपके लिए काम कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे लिए काम करो, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए, रोचक वीडियो, कि आप अपने कोर्स को सही तरीके से कंप्लीट करो, तो मैं बोलूँगा कि आपका टारगेट क्या है कि आप मेरे वीडियो पे ज़्यादा नहीं, 1000 लाइक आपको कर देनी है। 1000 लाइक आपको लानी है। आप कैसे लाओ ये आपकी डिपेंडेंट है, मैं वीडियो लाऊंगा, ये मेरा काम है। अगर आप ये कर देते हो 1000 लाइक इस वीडियो पे, तो मैं अगला जो पार्ट होगा मैं और ज़बरदस्त बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों लगे रहिए, सही से पढ़िए, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं आपके पास, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।